पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो कल की सीरीज़ में हमने पार्ट 1 इसका कंप्लीट किया है, यानी प्राचीन भारत का पार्ट 1 कंप्लीट किया। उसमें मैंने ये ऋग्वेद के बारे में बताया है। तो आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके आगे और कुछ भी है तो प्राचीन इतिहास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, जाकर उसे देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू सेशन। तो आज की बारी है पॉइंट यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद में क्या क्या पॉइंट हैं आइए हम डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है सात स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। और इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। नंबर पॉइंट अगला है यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। अगले पॉइंट में कहा गया है इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। और अगले पॉइंट में है यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो इसके जो केवल 4 पॉइंट थे। अगला आता है सामवेद। सामवेद में क्या है तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाली ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदात्त कहते हैं। ये पॉइंट आपका नोट किया जाएगा, यानी इसके पाठकर्ता को उदात्त कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उदात्त कहते हैं और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। अगला पॉइंट है इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। किसको? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। नोट पॉइंट दिया गया है यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो ये नोट पॉइंट है, ये नोट किया जाएगा। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। आगे अगला पॉइंट है अथर्ववेद। अथर्ववेद की कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट जैसे अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। तो आइए हम डिस्कस करेंगे अगला पॉइंट। इसका अगला पॉइंट है अथर्ववेद का। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, किसी की उन्नत व्यापारिक मार्गों का गहन और खोज, आपका रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव आदि सब मिलता है। औषधियों, साफ वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। तो जादू टोने का वर्णन किस वेद में है तो अथर्ववेद में है। आइए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। यानी परीक्षित एक राजा परीक्षित थे, उनको कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है अथर्ववेद में। अगला पॉइंट है इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यानी सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अगला पॉइंट है वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, यानी शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यान्दिन और कांड शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कड़िस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय और कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तलवाकर। सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक और पैपलाद हैं। यानी जो 4 दी हुई हैं इधर काठक से लेके और तैत्तिरीय तक ये सामवेद की हैं। कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय या तलवाकर ये आपकी सामवेद की शाखाएं हैं और अथर्ववेद की शाखाएं सौनक हैं। तो इसमें भी नोट पॉइंट दिया गया है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है और सबसे जो बाद का वेद है
वो अथर्ववेद के नाम से जाना जाता है। आगे पॉइंट करते हैं कुछ, यानी आपका वो चारों कंप्लीट, ऋग्वेद, ऋजुवेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये कंप्लीट हो गया। अब ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद इसके आगे पॉइंट में मिलता है। तो ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में आगे हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट जो कहता है, संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। यानी संहिता के बाद इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगले पॉइंट में है, ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। ऋग्वेद के लिए ऐतरेय व कौशितीय, और यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय व शतपथ, और सामवेद के लिए शतपथ, यानी यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय व शतपथ है, सामवेद के लिए पंचवेद, अथर्ववेद के लिए गोपथ है। तो यानी आपका दिया गया है उधर पॉइंट, आप देख लीजिएगा। और इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है, ऐतरेय में राजस्व विषय के नियमों का, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। शतपथ में गंगा, गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो ये मोस्ट पॉइंट ये नोट कर लेना आप। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेयी, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। अगले पॉइंट में कहा गया, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। यानी वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसके बाद अगला पॉइंट है, आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्राह्मण आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। अगला पॉइंट है, इसी का अगला पॉइंट है कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, इसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। अगला पॉइंट है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और अगला पॉइंट है, जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, या शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो ये वीडियो आपकी थी, अब अगली वीडियो हम कल लाएंगे। तो यहाँ तक की जो जानकारी मैंने बताई कैसी लगी आपको, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड आगे पार्ट 3 का कल हम डालेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।